अस्सलामुअलैकुम MLD दून में आप सबको खुशामदीद। आज के इस लेक्चर में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे अनीमिया को। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और लाइक कर दें। आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक है अनीमिया। व्हाट इज़ अनीमिया, यानी कि अनीमिया क्या होता है। अनीमिया दो लैटिन वर्ड से मिलकर बना होता है, एन प्लस ईमिया। एन मीन्स विदाउट और लेक ऑफ, ईमिया मीन्स ब्लड यानी कि खून की कमी। अनीमिया जो है वो एक हीमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर है। इस डिजीज में क्या होता है कि इसमें जो है वो आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स और हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन जो है वो एक नॉर्मल हालत से कम हो जाती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है वो कम हो जाती है। यानी कि एनीमिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन या रेड ब्लड सेल्स की कमी की वजह से बॉडी को जो है वो इनफ मिकदार में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है वो कम हो जाती है। फिर उसके बाद है जी हीमोग्लोबिन। व्हाट इज़ हीमोग्लोबिन, यानी कि हीमोग्लोबिन क्या होती है। हीमोग्लोबिन एक आयरन कंटेनिंग प्रोटीन होती है जो आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स के अंदर मौजूद होता है। इसका क्या काम होता है कि ये फेफड़ों से ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड करके बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज तक लेके जाना और जिस्म से कार्बन डाइऑक्साइड को वापस फेफड़ों तक लेके आना, यानी कि लंग्स तक वापस लेके आना। ठीक है। और इसके अलावा जो है वो इसका काम ये होता है कि ये ब्लड की जो पीएच होती है, यानी कि खून की पीएच जो होती है उसको मेंटेन करता है, उसको बरकरार रखने में भी हेल्पफुल होती है। फिर उसके बाद है व्हाट इज़ आरबीसी, यानी कि रेड ब्लड सेल जो है वो क्या होते हैं। रेड ब्लड सेल्स को एरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है और ये मोस्टली बोन मैरो में प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि रीढ़ की हड्डी में पैदा होते हैं। इनकी जो शेप होती है वो होती है बाइकनकेव शेप, यानी कि दोनों तरफ से जो है वो दबी हुई गोल प्लेट की तरह, जिसके वजह से ये ज़्यादा ऑक्सीजन कैरी करते हैं। और इनका काम ये होता है कि ये हीमोग्लोबिन के जरिए ऑक्सीजन को कैरी करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो वापस फेफड़ों तक लेके जाता है, उसको वापस फेफड़ों तक पहुंचाता है और जिस्म के जो है वो एसिड बेस बैलेंस को भी बरकरार रखने में भी हेल्पफुल होता है। एक जो आरबीसी होती है उसकी जो नॉर्मल लाइफ स्पैन होता है वो होता है 120 दिन, यानी कि इसके बाद जो है वो आरबीसी जो है वो डैमेज हो जाते हैं, स्प्लीन इसको डैमेज कर देती है और वो जो है वो स्प्लीन में ही स्टोर हो जाते हैं और आरबीसी में मौजूद जो आयरन होती है वो दोबारा इस्तेमाल के लिए सेव हो जाती है। और अगर आरबीसी की नॉर्मल रेंजेस की बात की जाए तो एक मेल में आरबीसी की जो नॉर्मल रेंज होती है वो होती है 4.5 से लेकर 6.0 मिलियन पर माइक्रोलीटर और फीमेल में जो है वो आरबीसी की जो नॉर्मल रेंज होती है वो होती है 4.1 से लेके 5.1 मिलियन पर माइक्रोलीटर तक एक फ़ीमेल में आरबीसी की मिकदार पाई जाती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है व्हाई डज अनीमिया अकर, यानी कि अनीमिया क्यों होता है। अनीमिया उस वक्त डेवलप होता है जब बॉडी में नए आरबीसी बनने और पुराने आरबीसी ख़त्म होने के दरमियान जो बैलेंस जो है वो ख़राब हो जाए। ठीक है। नॉर्मली जो है वो यानी कि आम हालात में जो है वो बोन मैरो है कॉन्टीन्यूसली आरबीसी बनाता है और पुराने आरबीसी जो है वो 120 दिन बाद स्प्लीन में जाके डैमेज होकर स्टोर हो जाते हैं। ठीक है। और इनमें मौजूद जो आयरन होती है वो दोबारा बोन मैरो को प्रोवाइड कर दी जाती है ताकि नई आरबीसी बन सकें। ठीक है। लेकिन अगर बोन मैरो में मुनासिब मकदार में आरबीसी ना बन सकें और आरबीसी जो है वो वक्त से पहले दबाव न लगे या जो है वो बॉडी से कॉन्टीन्यूसली जो है वो ब्लड लॉस होता रहे तो क्या होता है, फिर हीमोग्लोबिन कम हो जाती है और अनीमिया डेवलप हो जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है पैथोफिजियोलॉजी ऑफ अनीमिया। पैथोफिजियोलॉजी का मतलब ये होता है कि किसी बीमारी की वजह से बॉडी के फंक्शन में आने वाली चेंजेस और फॉल्ट को जो है वो आइडेंटिफाई करना और उनकी स्टडी करना। ठीक है। अनीमिया डेवलप होने का जो प्रोसेस होता है वो डिफरेंट स्टेप्स में होता है। सबसे पहले क्या होता है कि सबसे पहले एचबी और आरबीसी के काउंट में कमी आती है। की काउंट में कमी आने की वजह से खून की ऑक्सीजन ले जाने की जो कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है, रिड्यूस ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी। उसके बाद क्या होता है कि जो जिस्म के टिश्यूज तक ऑक्सीजन की फराहमी जो है वो कम हो जाती है। ठीक है। जब जिस्म जो है वो इस कमी को पूरा करने की कोशिश करता है तो क्या होता है कि कंपेंसेटरी मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाते हैं। क्या होता है कि हार्ट रेट जो है वो बढ़ जाता है, यानी कि दिल की धड़कन जो है वो तेज़ हो जाती है। रिस्पायरेटरी रेट जो है वो भी बढ़ जाता है, यानी कि सांस लेने की जो रफ्तार है वो भी बढ़ जाती है। गुर्दे जो है वो ज़्यादा मकदार में ईपीओ यानी कि एरिथ्रोपोएटिन जो है वो बनाने की कोशिश करते हैं ताकि बोन मैरो जो है वो ज़्यादा आरबीसी बनाएं और कार्डिक आउटपुट जो है वो भी बढ़ जाता है। और अगर ये सारी कंडीशन जो है वो लंबे अरसे तक चलती रहे तो
पेशेंट में जो है वो डिफरेंट सिम्टम्स शोना शुरू हो जाते हैं, जिसमें जो है वो शदीद कमज़ोरी, थकावट, चक्कर आना, ठीक है, ये सारी कंडीशंस फेस करना पड़ सकती हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है काजेज़ ऑफ एनीमिया, यानी कि एनीमिया की कौन कौन सी वजूहत होती है। एनीमिया को जो है वो 3 मेजर मैकेनिज्म में क्लासीफाई किया है हमने। नंबर 1 पे है जी ब्लड लॉस। ब्लड लॉस को हीमोरेजिक एनीमिया भी कहते हैं, और ये मोस्टली उस वक्त होता है जब जिस्म से इतनी मकदार में ब्लड लॉस हो जाए कि जो बोन मैरो होता है वो इसको फुलफ़िल ना कर सके, तो इस हालत को, इस कंडीशन को ब्लड लॉस एनीमिया या हीमोरेजिक एनीमिया कहते हैं। और ये एनीमिया जो है वो वर्ल्ड वाइड बहुत ही कॉमन है। हीमोरेजिक एनीमिया या ब्लड लॉस एनीमिया 2 तरह के होते हैं। नंबर 1 पे एक्यूट ब्लड लॉस, नंबर 2 पे क्रॉनिक ब्लड लॉस। एक्यूट ब्लड लॉस में क्या होता है कि जब चंद मिनटों या चंद घंटों में जो है वो बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाए, तो इस कंडीशन को एक्यूट ब्लड लॉस कहते हैं। फॉर एग्जांपल जो है वो ट्रामा की कंडीशन हो गई, कोई रोड एक्सीडेंट हो गया, कोई सर्जरी की कंडीशन हो गई, कोई जीआईटी की कंडीशन हो गई, यानी कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल की ब्लीडिंग हो गई, या जो है वो चाइल्ड बर्थ के दौरान जो है वो काफ़ी ब्लड लॉस होता है शॉर्ट टाइम में, ठीक है। फिर क्या होता है कि जब ब्लड जो है वो सडन लेस होता है, कम होता है, तो ब्लड का वॉल्यूम जो है वो कम हो जाता है। ब्लड का वॉल्यूम जब कम होगा तो अल्टीमेटली ब्लड का प्रेशर जो है वो कम हो जाता है। जब ब्लड का प्रेशर कम हो जाता है तो जो हमारा हार्ट है वो ज़्यादा तेज़ी से धड़कता है, जिसकी वजह से हमारी जो किडनी है वो ईपीओ को जो है वो ज़्यादा ईपीओ की प्रोडक्शन करते हैं। जब ईपीओ की ज़्यादा प्रोडक्शन होगी तो बोन मैरो जो है वो ज़्यादा आरबीसी बनाने की कोशिश करता है। फिर उसके बाद है क्रॉनिक ब्लड लॉस, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता ब्लड लॉस होना। जब जिस्म से रोज़ाना या मुसलसल थोड़ी मकदार में खून ज़ाया होता रहे तो इस कंडीशन को क्रॉनिक ब्लड लॉस कहते हैं, और ये जो है ये महीनों या सालों तक भी कंटिन्यू रह सकता है। और इसकी सबसे कॉमन रीज़न ये हो सकती हैं कि फीमेल में जो है वो हैवी मेंस्ट्रुअल पीरियड हों, और इसके अलावा जो है वो मेल में या जो है वो ओल्ड पर्सन में जो है वो पेप्टिक अल्सर हो, या कलोन कैंसर हो, या जो है वो हेमोरॉइड्स की कंडीशन हो, यानी कि बवासीर की कंडीशन हो। और अगर इसकी पैथोफिजियोलॉजी की बात की जाए तो क्या होता है कि कंटिन्यूसली ब्लड लॉस होने से आयरन जो है वो कम हो जाता है। जब आयरन कम होगा तो अल्टीमेटली आयरन स्टोर जो है वो भी कम होना लग जाएगा। जब आयरन की स्टोरेज कम होगी तो हीमोग्लोबिन जो है वो कम बनेगा। जब हीमोग्लोबिन कम बनेगा तो अल्टीमेटली आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की तरफ बॉडी चली जाएगी। फिर उसके बाद नंबर 2 पे इसकी काज़ में आ जाता है डिक्रीज आरबीसी प्रोडक्शन, यानी कि आरबीसी बनने में कमी आ जाना। जब बोन मैरो मुनासिब मकदार में यानी कि इनफ क्वांटिटी में नए रेड ब्लड सेल्स ना बना सके तो इस कंडीशन को डिक्रीज आरबीसी प्रोडक्शन कहते हैं, और ये एनीमिया की दूसरी बड़ी वजह है। डिक्रीज आरबीसी प्रोडक्शन की जो है वो बहुत सारी रीज़न हो सकती हैं। सबसे पहले इसकी रीज़न है, ये नंबर 1 पे है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, नंबर 2 पे विटामिन B12 डेफिशिएंसी एनीमिया, नंबर 3 पे फोलेट डेफिशिएंसी एनीमिया, नंबर 4 पे जो है वो है क्रॉनिक किडनी डिजीज़, नंबर 5 पे है बोन मैरो फेलियर यानी कि ए प्लास्टिक एनीमिया, नंबर 6 पे है क्रॉनिक डिजीज़, ठीक है। तो नंबर 1 पे है जी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में क्या होता है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया जो है वो एक माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया जो जिसमें आयरन की कमी की वजह से पैदा होती है। और आयरन जो है वो आपको पता है कि हीमोग्लोबिन बनाने के लिए ज़रूरी होती है। अगर आयरन कम हो जाए तो एचबी नहीं बनता, यानी कि हीमोग्लोबिन नहीं बनती, और आरबीसी जो है वो छोटे बन जाते हैं। जब आरबीसी छोटे बनना शुरू हो जाए तो जो है वो अनीमिया अल्टीमेटली डेवलप हो जाता है। और इसकी काज़ में जो है वो ये हो सकता है कि पुअर डाइट इनटेक करना, प्रेगनेंसी की कंडीशन में आयरन डेफिशिएंसी हो सकती है। उसके बाद जो है वो जब बच्चे ग्रो कर रहे हों तो अगर उनकी ग्रोथ में कमी आ रही हो तो इसका ये मतलब है कि उनको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है। फिर उसके बाद नंबर 2 पे है विटामिन B12 डेफिशिएंसी। विटामिन B12 डेफिशिएंसी की वजह से डीएनए की जो सिंथेसिस होती है वो जो है वो अफेक्ट हो सकती है, मुतासर हो सकती है, जिसकी वजह से बोन मैरो जो होता है वो बड़े साइज़ के जो है वो आरबीसी बनाना शुरू करता है। और इस कंडीशन को जो है वो मेगैलोब्लास्टिक मैक्रोसाइटिक एनीमिया भी कहते हैं, ठीक है। और इसकी एक काज़ ये हो सकती हैं कि परनीशियस एनीमिया की वजह से जो है वो विटामिन B12 डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है।
यहाँ जो है वो गैस्ट्रिक सर्जरी की वजह से, यहाँ जो है माल अब्जॉर्प्शन की वजह से, यानी कि जो डाइट है वो अच्छे से बॉडी में अब्जॉर्ब ना हो रही हो। फिर उसके बाद नंबर 3 पे है फोलेट डेफिशिएंसी एनीमिया। फोलिक एसिड की कमी की वजह से जो है वो डीएनए की सिंथेसिस भी मुतासर हो सकती है, ठीक है। इसी वजह से मैक्रोसाइटिक मेगालोब्लास्टिक एनीमिया जो है वो इसको हो सकती है। इसी वजह से जो है वो मैक्रोसाइटिक मेगालोब्लास्टिक एनीमिया पैदा होती है, ठीक है। और इस कंडीशन को जो है ना फोलेट डेफिशिएंसी एनीमिया कहते हैं। और इसकी काजेज़ ये हो सकती हैं कि पुअर डाइट इंटेक करना, अल्कोहल का ज़्यादा यूज़ करना, प्रेगनेंसी की कंडीशन में जो है वो अपनी डाइट का ख्याल ना रखना, और माल अब्जॉर्प्शन की कंडीशन में जो है वो फोलेट डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है। नंबर 4 पे है कि ए प्लास्टिक एनीमिया। इस कंडीशन में क्या होता है कि जब बोन मैरो जो है वो खून के तमाम सेल्स यानी कि ऑल ब्लड सेल्स को जो है वो बनाना बंद कर दें या कम कर दे, तो इस कंडीशन को ए प्लास्टिक एनीमिया बोलते हैं। फिर उसके बाद जो है वो अनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज़, यानी कि लंबे अरसे तक जारी रहने वाली डिजीज़ या इन्फ्लेमेशन की वजह से पैदा होने वाली अनीमिया की कंडीशन को क्रॉनिक डिजीज़ ऑफ अनीमिया बोलते हैं। फिर उसके बाद है नंबर 6 पे क्रॉनिक किडनी डिजीज़। गुर्दे जो है वो ईपीओ यानी कि एरिथ्रोपोइटिन नामी हार्मोन बनाते हैं जो बोन मैरो को आरबीसी बनाने का सिग्नल देते हैं। जब हमारे किडनी ख़राब हो जाए तो जो ईपीओ होते हैं यानी कि एरिथ्रोपोइटिन जो होते हैं वो भी कम बनता है, जिसकी वजह से आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन जो है वो भी अल्टीमेटली कम हो जाती है। फिर नंबर 3 पे काजेज़ ऑफ अनीमिया में आता है जी इंक्रीज आरबीसी डिस्ट्रक्शन। इस कंडीशन को हीमोलिटिक अनीमिया भी बोलते हैं। इस कंडीशन में क्या होता है कि जब रेड ब्लड सेल्स अपनी नॉर्मल एज यानी कि अपनी नॉर्मल लाइफ स्पैन यानी कि जो इसकी नॉर्मल लाइफ स्पैन 120 दिन होती है, पूरी करने से पहले जो है वो तबाह होने लगे, डिस्ट्रक्शन उनकी होने लगी, तो इस कंडीशन को हीमोलिटिक अनीमिया बोलते हैं। और इसकी मेन काजेज़ ये हो सकती हैं, सिकल सेल डिजीज़ के केस में हीमोलिटिक अनीमिया हो सकती है, थैलेसीमिया के केस में हीमोलिटिक अनीमिया हो सकता है, या G6PD डेफिशिएंसी की कंडीशन में आरबीसी डिस्ट्रक्शन हो सकती है।